हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखते हैं। आपके सामने एक मेटाफेज का क्रोमोसोम है जहां डिफरेंट पार्ट आपको नजर आ रहा है। ये क्रोमैटिड्स है, इसके एंड को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, राइट। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज अ काइनेटोकोर, और सेंट्रोमियर जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होती है उसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, है ना। तो वन बाय वन इसके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, राइट। तो पहले देखो टेलोमियर देखते हैं। टेलोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम को पोलैरिटी प्रदान करता है, और इसी के कारण जो है एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से स्टिक नहीं करते हैं। ओके, दूसरा सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये वो साइट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, और अटैच होने के बाद ये सेल डिवीज़न में उसकी मदद करते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के अलावा हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी देखते हैं। तो आप देखो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑलवेज हेट्रोक्रोमैटिक रीजन का बना होगा, ओके। बट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस या इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, टर्सरी क्वाटरनरी कंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। ये सब के सब जो है ना, सो यूक्रोमैटिन से बने होते हैं, ओके। Then let's discuss the types of chromosome depending upon the position of centromere, right? So डायग्राम आपके सामने है, जिसमें यदि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे, है ना। और सेंट्रोमियर यदि टर्मिनल एंड से और सेंटर से थोड़ा ऊपर में हो तो उसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, और बिल्कुल टर्मिनल के पास में हो तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और टर्मिनल पे हो तो टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। एक और टाइप है जिसको हम लोग एसेंट्रिक बोलते हैं। एसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर हो ही नहीं, तो एसेंट्रिक बोलेंगे। या होलोसेंट्रिक क्या होता है? यदि सेंट्रोमियर पूरे क्रोमोसोम में डिफ्यूज हो, जैसा कि एस्केरिस में पाया जाता है, तो उसको हम लोग होलोसेंट्रिक बोलते हैं, राइट। उसी तरह से फंक्शन के आधार पे ना दो तरह के क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया गया है। एक हम लोग कहते हैं ए क्रोमोसोम, दूसरा हम लोग कहते हैं बी क्रोमोसोम। एक बात ध्यान देना कि ए क्रोमोसोम जो है ना नॉर्मल क्रोमोसोम है, बी क्रोमोसोम को हम लोग एबनॉर्मल क्रोमोसोम या सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम कहते हैं। बी डीएनए नॉर्मल होता है ना, बट बी क्रोमोसोम इज नॉट नॉर्मल, राइट। सो हियर ए क्रोमोसोम इज अ नॉर्मल, ओके। तो अब सवाल है कि बी क्रोमोसोम सुपर न्यूमेररी या एबनॉर्मल क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके अंदर में सेंट्रोमियर नहीं होते। तो जब सेंट्रोमियर नहीं होगा तो क्या होगा? जब डिवीजन होने की बात होगी या क्रॉसिंग ओवर होने की बात होगी तो ये क्या करेगा? नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्रिंज करेगा, ओके। और चूंकि ये नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर को भी इन्फ्रिंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसके कारण क्या होता है कि एक वाइबल सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इवेंचुअली ये प्लांट्स के अंदर में एस्ट्रोलिटी प्रोड्यूस करता है, ओके। सो ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, एज आई टोल्ड यू, it disturbs the very process of homologous pairing, and as a result it induce sterility, right? बी क्रोमोसोम मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में बहुत ही कम रिपोर्टेड है बी क्रोमोसोम, ओके। चलो बात करते हैं क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन हम लोग किसको कहते हैं? देखो, क्रोमैटिन इज अ वर्ड विच सेज द केमिकल नेचर, ओके। तो क्रोमैटिन हम लोग क्या देखेंगे? दो तरह का, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, राइट। हेट्रोक्रोमैटिन कौन सा है? डार्कली स्टेन रीजन है। डार्कली क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसमें टाइटली कंप्रेस्ड है, तो जब हम लोग उसको स्टेन करते हैं तो हमें डार्क दिखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डार्कली स्टेन पार्ट। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव डीएनए होते हैं, बट माइंड इट, ये जो है ना, दिस इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू यूक्रोमैटिन, ओके। और यहाँ पे यूजुअली क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स भी नहीं बनेंगे। हमारे सेल के अंदर में रफली 99% पार्ट हेट्रोक्रोमैटिन है, ओनली 1 और 2% पार्ट यूक्रोमैटिन का फंक्शनल है, ओके। चलो यूक्रोमैटिन के बारे में बात करें तो ये क्या है? लाइटली स्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। फंक्शनल होते हैं, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, ओके। एंड कंपैरेटिवली इट इज लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर, राइट। एक और टर्म सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोपिक्नोसिस। तो हेट्रोपिक्नोसिस क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर में लेवल ऑफ क्वालिंग को हम लोग हेट्रोपिक्नोसिस कहते हैं, ओके। तो दो तरह के हेट्रोपिक्नोसिस होते हैं, एक हम लोग कहते हैं पारानेमिक, दूसरा हम लोग कहते हैं प्लेक्टोनेमिक, राइट। तो देखो, पारानेमिक में क्या होता है ना, डेट इज लूजली क्वाइल्ड। यदि इस तरह से लूजली क्वाइल्ड हो तो इसको हम लोग पारानेमिक बोलेंगे।
लेकिन प्लेक्टोनोमिक में क्या होता है, दिस इज अ टाइटली कॉइल्ड। ओके, तो पैरानेमिक कॉइलिंग यूजली हम लोग क्या देखते हैं, यू क्रोमैटिन में पाया जाता है, राइट और प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग हम हेटेरो क्रोमैटिन में इसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। 3 चीज़ का बना होता है, एक हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, दूसरा प्रोटीन बोलते हैं और तीसरा कैल्शियम बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी आपको मालूम है 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ाई करेंगे। ओके, सिमिलरली प्रोटीन भी 2 तरह का होता है, एक हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और कैल्शियम का काम क्या होता है, क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स के फाइबर हैं उनको आपस में जोड़ने, एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल का काम कैल्शियम करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हिस्टोन्स जो है ना वो एक बेसिक प्रोटीन है और जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन जो है ना वो एसिडिक होता है। तो हिस्टोन का काम क्या होता है, ये जीन एक्शन को सप्रेस करता है। तो जीन एक्शन को कैसे सप्रेस करता है, क्योंकि देखो डीएनए एसिडिक है, ये बेसिक है, और कोई भी जीन एक्शन होने के लिए डीएनए के चेन को ओपन होना पड़ेगा, है ना। तो जो बेसिक है ये चेन को ओपन होने में रेजिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि जीन एक्शन को सप्रेस करता है। लेकिन जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन है वो एसिडिक है, मोस्टली एंजाइम है, तो वो क्या करते हैं, जीन एक्शन को प्रमोट करते हैं। जीन एक्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो या रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो, ये सारे प्रोसेस को वो प्रमोट करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्रोमोसोम के अंदर में ना डीएनए होता है और डीएनए की पैकेजिंग होती है। ओके, तो आपको मालूम है डीएनए रफली 3 मीटर लंबा है, और एक छोटे से न्यूक्लियस में इतने बड़े लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रखना है तो डेफिनेटली पैकेजिंग तो चाहिए। तो डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। ओके, सो वेरियस ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के आगे का जो पैकेजिंग होती है उसको हम लोग सोलेनाइड फाइबर कहते हैं। सोलेनाइड फाइबर के आगे सुपर सोलेनाइड फाइबर होती है, देन स्कैफोल्ड फाइबर, क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये पैकेजिंग कैसे होती है, इसके सारे स्टेप्स क्या हैं, ये हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए पैकेजिंग का एक अलग सेक्शन है, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, बट मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो पैकेजिंग ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम का है। ये देखो डीएनए है, तो ये पैकेजिंग होके इसने क्या बनाया, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोसोम बना रहा है। तो अब यहाँ पे डायमीटर देखो, ये 20 एंगस्ट्रॉम था, पैकेजिंग होने के बाद 110 एंगस्ट्रॉम है। ये पैकेजिंग होने के बाद 300 एंगस्ट्रॉम है, जिसको हम लोग सोलेनाइड फाइबर कह रहे हैं। ये 300 वाला 3000 होता है, जिसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं। फिर 7000 हो गया, जिसको हम लोग क्रोमैटिड बोल रहे हैं। एंड 1.4 माइक्रोमीटर हो गया, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग है जो कि हम लोग क्रोमोसोम के अंदर में देखते हैं। ठीक है ना, जैसा पहले बोला न्यूक्लियोसोम मॉडल हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़नी है, वहाँ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। चलो बात करते हैं जाइंट क्रोमोसोम का। जाइंट क्रोमोसोम का मतलब क्या है, देखो एक तो मेगा क्रोमोसोम भी होता है, तो मेगा भी बड़ा है, जाइंट भी बड़ा है। तो जाइंट और मेगा में हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो जाइंट क्रोमोसोम का डेफिनेशन ये है कि जब भी क्रोमोसोम में 2 से ज़्यादा क्रोमैटिड पाया जाए तो उसको हम लोग जाइंट क्रोमोसोम बोलेंगे, है ना। तो देखो 2 तरह के जाइंट क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया गया है, एक हम लोग पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं, दूसरा हम लोग लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। सो एल क्रोमोसोम या लार्ज क्रोमोसोम मैंने आपको बोला एक मेगा क्रोमोसोम है। सो एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन ऑल क्रोमोसोम इज 2। लेकिन यदि हम लोग जाइंट क्रोमोसोम बोलें तो जाइंट क्रोमोसोम के अंदर में क्रोमैटिड्स की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, और इसीलिए उनको हम लोग जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। तो चलो हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़ते हैं। ओके, तो देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले बैल्बियानी साहब ने ऑब्जर्व किया था, और ये पाया कहाँ जाता है, तो स्लेवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरियन। डिप्टेरा क्या है, ये आर्थ्रोपोड का एक ऑर्डर है। तो जितने भी डिप्टेरियन इंसेक्ट्स हैं ना, उनके स्लेवरी ग्लैंड में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नजर आता है, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हो। ये आप देखो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आपको नजर आ रही है, राइट। तो ये क्यों होता है, तो दैट इज ड्यू टू रिपीटेड रिप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम, राइट। और ये जो रिप्लिकेट डुप्लीकेशन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमाइटोसिस बोलते हैं। तो इंडोमाइटोसिस के कारण इसमें रिपीटेड डुप्लीकेशन होती है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर में ये जो रीजन है, यहाँ पे एक पफ लाइक क्रोमोसोमल पफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यही बैल्बियानी, इसको हम लोग बैल्बियानी रिंग भी कहते हैं, और यही पॉलीटीन क्रोमोसोम की सबसे बड़ी पहचान है। ओके, इसका काम क्या है, बेसिकली ये पफ जो है ना, ये किसका बना हुआ है, ये आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है। तो जब आरएनए है तो क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक्सेसिव
प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो डिप्टेरियन इंसेक्ट्स में जो एक्सेसिव प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करने में मदद करता है। तो फिर से बोलूँ कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो कौन सा है, दैट इज बैल्बियानी रिंग या पफ, क्रोमोसोमल पफ, and that is made up of RNA and protein. That you have to keep in mind, right? Similarly, let's talk about the Lambrus chromosome. तो देखो Lambrus chromosome कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है oocytes of species having large amount of yolk. Okay? तो नॉर्मली ये क्रोमोसोम जो होता है अपने डिवीजन के पहले तो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, यानी जो पॉलीटीन क्रोमोसोम था वो हम लोग देख रहे थे कि उसके अंदर में माइटोटिक या सोमैटिक सेल्स में होता है, बट ये जर्म सेल्स में होता है, यानी मियोसिस के पहले ये बिल्कुल नॉर्मल सेज होता है। लेकिन जैसे ही मियोसिस में एंटर करता है यानी प्रोफेज 1 में एंटर करता है तो इसकी साइज बढ़ने लगती है और इसकी मैक्सिमम साइज हमको कहाँ मिलती है, डिप्लोटीन में मिलती है। ओके, और चूंकि मैक्सिमम साइज डिप्लोटीन में मिलती है तो कभी कभी इसको हम लोग डिप्लोटीन क्रोमोसोम भी कहते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम में क्या देखोगे, ये जो है एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स की तरह काम कर रहा है और इसके चारों तरफ लूप बने हुए हैं। ये जो लूप है ना, ये लूप किस चीज़ का है, डीएनए का लूप बना हुआ है। तो पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वहाँ का लूप जो था वो आरएनए का बना हुआ था, बट यहाँ का लूप हम लोग क्या देख रहे हैं, डीएनए का बना हुआ है। इस आधार पर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये डिप्लोटीन से आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि इसकी साइज़ धीरे धीरे घटने लगती है और मेटाफेज 1 तक आते आते ये फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग एंड दैट इज क्रोमोसोम बैंडिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रोमोसोम। ओके, तो देखो बहुत सारे बैंडिंग टेक्निक्स अपनाए गए हैं। जैसे एक हम लोग कहते हैं सी बैंडिंग। तो सी बैंडिंग का पर्पस क्या है, सेंट्रोमियर को आइडेंटिफाई करना, यानी ये हेट्रोक्रोमैटिक रीजन को आइडेंटिफाई करता है। आर बैंडिंग जो है ना वो सी बैंडिंग का जस्ट रिवर्स है। ओके, सो ये नॉन सेंट्रोमैटिक रीजन यानी यूक्रोमैटिक रीजन को आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम लोग आर बैंडिंग कहते हैं। सिमिलरली देयर इज अ जी बैंडिंग। तो जी बैंडिंग कौन सा बैंडिंग है, जो एक गिम्सा स्टेन जो है उससे जो यदि कलर हो जाए तो उसको हम लोग जी बैंडिंग कहते हैं। ओके, एंड क्यू बैंडिंग क्या है, क्यू बैंडिंग इज अ फ्लोरेसेंट पैटर्न एंड दैट इज ऑब्टेन ड्यू टू स्टेनिंग के कारण आता है। Okay, so this pattern of banding is very similar to the G banding only. So the important is what we call C banding and R banding. C for centromere, R for the non-centromeric, and G and Q are specific for one particular specific stains. ठीक है, फिर से बताऊं, ये क्रोमोसोम बैंडिंग जो है ना, हम लोग साइटोजेनेटिकल में इसे क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो बात करते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुटेन एंड बोवेरी साहब ने दिया था और उन्होंने क्या बोला कि जो क्रोमोसोम है और मेंडेलियन जीन जो है, मेंडेलियन ने फैक्टर को हाइपोथेसाइज किया, बोला दोनों में पैरेलल है, दोनों एक ही है, मतलब दोनों का मूवमेंट बिहेवियर एक ही जैसा है। ओके, तो कैसे एक जैसा है इस बात को हम लोग देखते हैं, राइट। सुटेन एंड बोवेरी साहब ने ये कहा कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और लीनियर फैशन में लोकेटेड होते हैं, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू दे ड्रॉ आउट पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड द जीन इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न। ओके, तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें मालूम है होमोलोगस क्रोमोसोम में पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम होता है, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट। मेंडल साहब ने भी यही बोला। मेंडल साहब ने क्या बोला कि कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। तो देखो दोनों में सामंजस्य है, समानता है ना। एक चीज और हम लोगों ने क्या देखा कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से पैटर्नल क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है, मैटर्नल क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चला जाता है, राइट। मेंडल फैक्टर्स में भी यही होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हेट्रोजाइगोस में से एक जीन एक गैमेट में जाता है, दूसरे जीन दूसरे गैमेट में जाता है। अब डायग्राम में यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ अलीज के बारे में बोल रहे हैं। तो ए जो है ये फ्रॉम वन फादर एंड स्मॉल ए फ्रॉम मदर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल ए फ्रॉम फादर फ्रॉम ये मदर से। तो आप देखो होमोलोगस क्रोमोसोम और अलील दोनों में बिल्कुल पैरेललिज्म लग रहा है, दोनों एक ही जैसा काम कर रहा है, राइट।
दूसरा हम क्या देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम विच बियर द अलील पेयर, राइट, दे सेग्रीगेट इन एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो इनका सेग्रीगेशन इन एनाफेज ऑफ मियोसिस में होता है, ओके। और एनाफेज 2 द क्रोमैटिड सेपरेट और वो गैमेट में इंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। सो द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स आर सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली, है ना। और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि अलील जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखते हैं। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग सॉर्ट होके गैमेट्स में चले जाते हैं, जैसा कि मेंडेलियन अलील हम लोग देखते हैं वो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अलग अलग गैमेट्स में फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ पैरेललिज्म बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन, ओके। दिस इज व्हाट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सेज, राइट। चलो ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने देखो ह्यूमन क्रोमोसोम का एक कैरोटाइप है। कैरोटाइप कहने का मतलब जब पूरे के पूरे क्रोमोसोम को उनके साइज के हिसाब से जब हम लोग अरेंज करते हैं ना, फॉर्म इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो उसको हम लोग कैरोटाइप कहते हैं, ओके। हमें मालूम है कि ह्यूमन क्रोमोसोम में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल के केस में एक्स एंड वाई है, फीमेल के केस में एक्स एंड एक्स है। तो पूरे ह्यूमन क्रोमोसोम को हम लोग 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, A to Z, ओके। और ये 7 ग्रुप्स में हम क्या देखेंगे कि देयर इज अ 1 ग्रुप D and G, ओके, जिसके अंदर में सैट क्रोमोसोम पाया जाता है। सो दिस D and G इज एक्चुअली नोन फॉर हैविंग अ सैट क्रोमोसोम, राइट। एक और टर्म होता है ईडियोटाइप। तो यदि किसी एक क्रोमोसोम को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ना, तो उसको हम लोग ईडियोटाइप कहते हैं, ठीक है ना। सो एक और चीज़ है कि बार बॉडी जो है वो हेट्रोक्रोमैटिक पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन ये बार बॉडी केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम में होता है। और एमिनोसेंटोसिस के द्वारा हम लोग सेक्स डिटरमाइन करते थे, है ना। बार बॉडी इज ऑफन यूटिलाइज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स ड्यूरिंग एमिनोसेंटोसिस, बट अभी सेक्स आइडेंटिफिकेशन इज अ क्राइम, इज अ इलीगल, वी नो वेरी वेल, राइट। बट अर्लियर वी यूज टू दैट बिकॉज यू सी इफ इट इज अ गर्ल देन वी विल फाउंड अ बार बॉडी, if it is a boy we will not find a bar body because out of 1 X chromosome केवल एक ही X क्रोमोसोम में बार बॉडी होगा, है ना। तो इस बार बॉडी को कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, समझाने के लिए लॉयन साहब ने हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने क्या बोला कि देयर इज अ इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ X क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल, है ना। चूंकि क्रोमोसोम कुछ ना कुछ प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो उनका कहना था कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों में X क्रोमोसोम का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर ही होता है। लेकिन देखो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके एक एक्स क्रोमोसोम को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, है ना। यानी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम डीएक्टिवेट हो गया, तो डीएक्टिवेट हो गया तो डेफिनेटली दोनों का एक्स के द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों बराबर ही होगा, है ना। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोजेस कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट द लॉयन हाइपोथेसिस, राइट। So that's all as far as the entire concept of chromosome is concerned. We don't have to discuss anything more, right? In the subsequent session, we will be discussing about the abnormalities or the chromosomal aberration that is going to happen over there, right? Thank you. Don't forget to subscribe and like this channel, right?